हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पूरे केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे। तो ये हमारा जो है कक्षा 12 केमिस्ट्री है, जो कि हम इस वीडियो में आप सभी को महामैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो जो आपका केमिस्ट्री है, जो ये 4 टॉपिक हैं, अगर इसको पढ़ लेते तो आपके जो 70% क्वेश्चन आते हैं, 70% क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो इन्हीं 4 टॉपिकों से आते हैं। तो हमारा जो 4 टॉपिक है वो है, पहला है महत्वपूर्ण अंतर, तो इसको भी हमने बता दिया है, उसे जाकर देख लीजिए। और दूसरा है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, और तीसरा है महत्वपूर्ण नियम, और चौथा है महत्वपूर्ण टिप्पणी। इन चारों वीडियो को हमने अलग अलग बता दिया है। इस वीडियो हम इन चारों को एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे। तो ये हमारा महामैराथन क्लास है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो कोई भी अपलोड हो तो आप तक वह तुरंत पहुंच जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो देखिए, ये आपका जो 70% मार्क होता है, इससे आता है। बाकी तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, और जो प्रयोगशाला विधि है उससे आ जाएगा, और जो बहुविकल्पी और डेरिवेशन है उन सब से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इन्हीं सब से क्वेश्चन आपका अक्सर कर पूछता है, तो वही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, हम पहला टॉपिक हमारा है महत्वपूर्ण अंतर, तो उसे चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आ जाता है महत्वपूर्ण अंतर। तो महत्वपूर्ण अंतर में देखिए, हमारा पहला है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर है। तो डीएनए तथा आरएनए, डीएनए में देखिए क्या अंतर है। देखिए, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन आरएनए में देखिए, यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो यही अंतर है कि यह केंद्रक में पाया जाता है और ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसके बाद देखिए डीएनए में दूसरा, तो इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कुंडली में पाई जाती है। यानी कि हम इसमें दो सूत्रीय यानी कि पॉलीन्यूक्लियो होती हैं इसमें। लेकिन देखिए, यह सामान्यतः एक सूत्रीय होता है, ये केवल एक ही सूत्रीय होता है, लेकिन ये दो सूत्रीय श्रृंखला होती है। और देखिए, इसका तीसरा क्या है। तो तीसरा है, इसमें पेंटोस शर्करा डीऑक्सी राइबोस प्रकार की होती है। देखिए, जो डीएनए है इसमें डीऑक्सी राइबोस प्रकार की क्या होती है? शर्करा होती है। लेकिन इसमें देखिए पेंटोस शर्करा राइबोस प्रकार की होती है, यानी कि इसमें पेंटोस शर्करा राइबोस होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोस होती है। यही अंतर है। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा नंबर। तो चौथा नंबर अंतर है, उसे जान लेते हैं। देखिए, चौथा नंबर है, इसमें थामिन क्षारक पाया जाता है। किसमें थामिन क्षारक पाया जाता है? डीएनए में। और यूरेसिल अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि यूरेसिल इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें देखिए, जो थामिन क्षारक है वह नहीं पाया जाता है। लेकिन डीएनए में थामिन क्षारक नहीं पाया जाता। जो डीएनए है इसमें थामिन क्षारक पाया जाता है, लेकिन इसमें आरएनए में नहीं पाया जाता। और यूरेसिल पाया जाता है इसमें सिर्फ यूरेसिल पाया जाता है। तो ये था हमारा पहला अंतर, जो कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो उसे नोट्स करते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बना लेंगे आप तो बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम तक इसको तैयार कर लेंगे। तो हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण अपक्रिया को अंतर है, वो है कोटि तथा आणविकता में अंतर। तो जो अपक्रिया की कोटि है और आणविकता में है अंतर, तो उसे जान लेते हैं। तो हमारा इसमें कोटि में पहला है, कोटि शून्य भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। लेकिन इसमें देखिए आणविकता में यह कभी भी शून्य भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जो कोटि है उसमें भिन्नात्मक ऋणात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, लेकिन इसमें आणविकता में कोई नहीं हो सकता। शून्य भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकता। तो ये है अंतर है। तो कोटि में दूसरा है, यह एक प्रायोगिक मान है। क्या है? ये प्रायोगिक, यानी किसी चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं कोटि का। तो ये एक है सैद्धांतिक मान है। आणविकता जो है एक सैद्धांतिक मान है। उसके बाद हमारा आता है तीसरा। तो तीसरा में है, ये वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। क्या कोटि है? तो देखिए, जो कोटि है वह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताता है। लेकिन आणविकता में देखिए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है, अणुओं की संख्या को बताता है। तब यही अंतर है। तो ये हमारा दूसरा अंतर था। चलिए, अब तीसरा अंतर देख लेते हैं। तो तीसरा हमारा महत्वपूर्ण अंतर है फ्रैंकल दोष तथा शार्टकी दोष में अंतर। तो फ्रैंकल दोष तथा शार्टकी दोष में क्या अंतर है, इसे जानते हैं। देखिए, फ्रैंकल दोष में क्या है
इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय क्षेत्र में चले जाते हैं। जो फ्रैंकल दोष है इसमें क्या होता है कि जो आयन होते हैं अपना स्थान छोड़कर किसी अंतराकाशीय छिद्र में चले जाते हैं। लेकिन इसमें 60 के दोष में देखिए, इसमें आयन अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं। तो यही अंतर है, इसमें अंतराकाशीय क्षेत्र में चले जाते हैं, इसमें गायब हो जाते हैं। उसके फ्रैंकल दोष में दूसरा है, इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो फ्रैंकल दोष है इसमें इसके घनत्व में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन देखिए 60 के दोष में इसके घनत्व में जो है कम हो जाता है, ये घनत्व इसका कम हो जाता है। और फ्रैंकल दोष में तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है, इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। और इसमें देखिए तीसरा 60 के दोष में इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार समान होता है। देखिए इसमें जो फ्रैंकल दोष है आपका, इसमें जो धनायन का आकार होता है और ऋणायन के आकार से क्या होता है, बड़ा होता है। ऋणायन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। जो धनायन है उसका आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार क्या होता है, समान होता है। तो यही अंतर है। उसके बाद हम चौथा देख लेते हैं फ्रैंकल दोष का जो है। तो फ्रैंकल दोष में चौथा जो है, इस दोष में केवल एक रिक्ति बनती है। जो फ्रैंकल दोष है इसमें कितनी रिक्ति बनती है, तो एक रिक्ति बनती है। और जो 60 की दोष है उसमें कितनी रिक्ति बनती है, तो उसमें 2 रिक्ति बनती है। जो 60 की दोष है उसमें क्या कितनी 2 रिक्ति बनती है। उसके बाद ये था हमारा तीसरा महत्वपूर्ण अंतर। तो चलिए अब चौथा महत्वपूर्ण अंतर को देख लेते हैं। तो हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण अंतर है, हम आप सभी को 5 महत्वपूर्ण अंतर बताएंगे। तो ये हमारा चौथा महत्वपूर्ण अंतर है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है उसे जानते हैं। देखिए जो ग्लूकोज है इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अंगूर की क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। और फ्रक्टोज को इसे फलों का शर्करा कहा जाता है। जो फ्रक्टोज है वो फलों का क्या है, शर्करा होता है। उसके बाद हमारा है ग्लूकोज में दूसरा। तो दूसरा है, ये 6 सदस्य वाला है। जो ग्लूकोज है 6 सदस्य वाला होता है, लेकिन ये फ्रक्टोज जो है 5 सदस्य वाला है। और इसमें देखिए ग्लूकोज में कम वसा का उत्पाद होता है। जो ग्लूकोज है उसमें कम वसा का उत्पाद होता है, लेकिन फ्रक्टोज में अधिक वसा का उत्पाद होता है। जो ग्लूकोज है चौथा है, ये शरीर के लिए प्रमुख स्रोत है। जो ग्लूकोज है वो शरीर के लिए बहुत ही प्रमुख स्रोत है। और इसमें देखिए फ्रक्टोज में ये मस्तिष्क या मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यही था हमारा चौथा महत्वपूर्ण अंतर। चलिए अब देखते हैं 5वां महत्वपूर्ण अंतर। तो 5वां हमारा महत्वपूर्ण अंतर है धात्विक चालकता तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो जो हमारा धात्विक चालकता है और वैद्युत अपघटनी चालक है, इसमें क्या अंतर जानते हैं। देखिए इसमें पहला है, इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, लेकिन जो अवैद्युत अपघटनी है इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और इसमें आयनों के द्वारा होता है, यानी धनायन ऋणायनों के द्वारा इसका जो चालन का कार्य प्रवाह होता है वही होता है। उसके बाद इसमें देखिए धात्विक चालकता में तो दूसरा है, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होती है, घटती है। लेकिन इसमें देखिए ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसमें घटती है और इसमें बढ़ती है। उसके बाद इसमें देखिए तीसरा है धात्विक चालकता में, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जो धात्विक चालकता है उसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें देखिए वैद्युत अपघटनी चालक में इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जो वैद्युत अपघटनी चालक है इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसमें देखिए धात्विक चालकता में रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमारा इसमें चौथा है, ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। और जो हमारा चौथा इसमें है वैद्युत अपघटनी में, ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का करते हैं। ये दोनों है, ठोस और द्रव दोनों में अवस्थाओं में चालन का कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण अंतर का 5वां इम्पोर्टेंट अंतर। तो अगर इन 5 को आप तैयार कर लेते हैं महत्वपूर्ण अंतर में, तो आपके बहुत से नंबर पक्के हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, जो कि हमारा दूसरा है महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो है दूसरा नंबर, ये हमारा पहला क्या हुआ, हो गया। महत्वपूर्ण अंतर को मैंने बता दिया। अब चलिए हम महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण अपक्रिया जो हमारा है उसे देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर है महत्वपूर्ण अपक्रियाएं। तो महत्वपूर्ण अपक्रियाओं में हमारा पहला है होन्सडीकर अपक्रिया। तो होन्सडीकर अपक्रिया क्या है उसे जानते हैं। देखिए
वह है अपक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्कील ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जो हमारा वसीय अम्लों के सिल्वर है यानी कि CH3COOH यानी कि इसको हम कहते हैं सिल्वर एसीटेट, इसका हम ब्रोमाइड यानी कि Br2 से क्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में CCl4 की। तो हमारा क्या बनता है CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, ये हमारा बनता है क्या एल्कील ब्रोमाइड। तो ये था हमारा पहला अपक्रिया जो कि हमारा हुंसडीकर अपक्रिया था। अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं हमारा जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है वोटर्ज अपक्रिया। तो वोटर्ज अपक्रिया हमारा क्या है उसे जानते हैं। देखिए, जब एल्कील हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वोटर्ज अपक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपको देखिए, जब एल्कील हैलाइड के दो अणु, तो एक अणु हमारा हो गया आर, एक अणु ये आर हो गया और एक अणु ये, तो एल्कील हैलाइड को हम यक्स यहाँ, और हमारा जो एल्कील है यानी कि आर और हैलाइड यक्स, तो दो अणु हैं यानी कि आर यक्स, ये दो अणु हुए। अब इसका किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ हम करा रहे हैं? तो सोडियम धातु यानी कि Na। तो इसके साथ हम इसकी उपस्थिति में हम जब क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में एल्कील हैलाइड के दो अणुओं को सोडियम धातु के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है यानी कि Rr प्लस 2NaRX, यानी कि ये Rr आपका ये जुड़ जाएगा और ये X यहाँ पर आ जाएगा और Na और ये 2 यानी कि 2 यहाँ पर बनाना है तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 हमको X लाना तो यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2 लगेगा तो यहाँ पर भी आपका 2 लग जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा अपक्रिया वोटर्ज अपक्रिया। अब चलिए वोटर्ज फिटिंग अपक्रिया को देख लेते हैं। तो वोटर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है उसे जानते हैं। तो वोटर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होता है? देखिए, जब एक अणु एल्कील हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्कील एरिन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को वोटर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हमारा एक अणु एल्कील हैलाइड यानी कि एल्कील हैलाइड हमारा क्या है RX, और एक अणु हमारा क्या है एरिल हैलाइड क्या है ArX, और प्लस में आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ क्या है? सोडियम धातु यानी Na। वही प्रक्रिया लेकिन इसमें क्या हो गया है? एरिल हैलाइड हो गया है। जो मैंने आप सभी को वोटर्ज अपक्रिया में बताया वही अपक्रिया इसमें हो रहा है। देखिए, लेकिन इसमें आपका एरिन हो गया है एरिल, और ये आपका Na के साथ यानी सोडियम धातु के साथ, तो वही प्रक्रिया होगी यानी कि इसका जो है एरिन और इसका हो जाएगा और इसका इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिल एल्कील एरिन प्लस का ये Na होगा। अगर ये x 2 है हमारा तो 2 हो जाएगा, यहाँ x है यानी कि एक ही हो रहा है तो यहाँ पर 2 आपका लग जाएगा। जब यहाँ पर 2 Na बनेगा तो यहाँ पर भी आपको 2 Na बना देना होगा। तो ये हमारा वोटर्ज अपक्रिया है, वोटर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो चलिए अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण अपक्रिया। तो अगला जो हमारा अपक्रिया है वो महत्वपूर्ण फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया। तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया क्या है उसे जानते। देखिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है? तालुइन बनता है। इस अपक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया कहते हैं। तो हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट है, इसे जानते। देखिए, किसकी उपस्थिति में? निर्जल यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर लिखेंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। और किसके साथ हम करा रहे हैं? तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो बेंजीन के साथ हम किसके साथ करा रहे हैं? मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र है CH3Cl। तो इसको जो हम क्रिया कराएंगे तो आपका जो है ये हमारा यहाँ पर आएगा C6H, यहाँ पर एक H निकल जाएगा यहाँ से, तो CH5 हो जाएगा। और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा CH3। उसके बाद एक H हमारा बचा तो यहाँ पर हो जाएगा, एक H यहाँ पर चलाया गया, और उसके बाद ये हमारा जो है इसके साथ हो जाएगा यानी कि HCl। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तालुइन बन जाएगा। तो यही हमारा
क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया है। तो चलिए एक अपक्रिया का और देख लेते हैं। तो हमारा जो पांचवा इम्पोर्टेंट है अपक्रिया है कैनिजारो अपक्रिया। तो कैनिजारो अपक्रिया क्या है इसे जानते हैं। देखिए, जब एल्डिहाइड की क्रिया क्षार से कराते हैं तो एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए आपका एक एल्डिहाइड है CHO प्लस, और इसको हम क्षार के साथ, तो हमारा जो NaOH है ये क्षार है। इसको हम सोडियम पोटेशियम किसको यानी कि किससे कराते हैं, क्षार से क्रिया कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल व सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। तो हमारा क्या है, CH3OH प्लस का HCOONA, यानी कि एल्कोहल सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। तो ये था हमारा पांचवा महत्वपूर्ण अपक्रिया। अब चलिए हमारा जो आगे का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण नियम। तो देखिए हमारा जो महत्वपूर्ण अपक्रिया ये वाला भी हमारा टॉपिक क्या हुआ, क्लियर हुआ। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हुए। अब हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण नियम। तो महत्वपूर्ण नियम जो हमारा है इसे जान लेते हैं। तो देखिए, तो तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण है वह नियम है। तो इसका जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो हार्डी-सुलजे का नियम। तो ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2023 बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसे आप बिल्कुल इसकी मत कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार हो सकता है पूछ ले। तो जो नियम इसे जान लेते हैं। देखिए, किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता उतनी अधिक होती है। इस नियम को हम हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। यानी कि देखिए, कोई धनात्मक आयन है वह एक तरफ धनात्मक जो आयन होता है वो घटते क्रम होता है, और ऋणायन आयन क्या होता है वो भी आपका घटते क्रम होता है। तो हमारा कहने का मतलब है किसी आयन की जब संयोजकता जितनी अधिक होगी, जो स्कंदन करने की क्षमता भी उसकी उतनी ही अधिक होगी। जितना संयोजकता अधिक होगी उतना ही उसका स्कंदन करने की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। तो वही हमारा हार्डी-सुलजे का नियम है। तो ये हमारा पहला नियम था। अब चलिए दूसरा नियम देख लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो कोलराउस का नियम है। तो कोलराउस का नियम क्या होता है, तो देखिए, जब अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य को मोलर चालकता के विलयन में उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है, इनकी जो मोलर चालकता होती है उसके योग यानी कि इन दोनों की योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो यही हमारा कोलराउस का नियम है। तो इसे हम परिभाषा के माध्यम से जान लेते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य या अनंत तनुता विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये हमारा सूत्र है लैम्डा इन्फिनेटिव एम NaCl। देखिए, अब NaCl है तो ये एक भाग में आपका प्लस में जाएगा, एक भाग आपका माइनस में जाएगा। तो वही है कि यानी कि जो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य है उसकी जो मोलर चालकता है विलयन की, उसमें जो उपस्थित ये धनायन और ऋणायन है, इसकी मोलर चालकताओं के योग क्या होता है, बराबर होता है। यही हमारा कोलराउस का नियम है। तो देखिए, इसमें एक भाग में आपका लैम्डा एम इन्फिनेटिव Na प्लस एक बार टूटेगा, और प्लस का हो जाएगा लैम्डा इन्फिनेटिव एम, एक बार आपका माइनस में Cl टूटेगा। तो यही हमारा कोलराउस का नियम है। उसके बाद आता है हमारा इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में आपका इम्पोर्टेंट है वियोजन की कोट ज्ञात करने में। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो देखिए, वियोजन की कोट क्या होता है। देखिए, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकताओं के अनुपात को वियोजन की कोट कहते हैं। तो जैसा कि अनंत तनुता है, अनंत तनुता उसकी जो मोलर चालकता है यानी कि लैम्डा इन्फिनेटिव एम और लैम्डा Cm, इसके अनुपात को हम वियोजन की कोट कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका फार्मूले में दिया है वियोजन की कोट। तो लैम्डा C, जो लैम्डा C हमारा है क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, किसी सांद्रता C पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, और लैम्डा इन्फिनेटिव एम क्या हमारा
तो अनंत तनुता पर, ये अनंत तनुता पर है विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और ये हमारा सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ऊपर वाला है। तो ये है हमारा अनुप्रयोग। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण नियम है वो राउल्ट का नियम। तो मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नियम है इन सबको बताया रहा हूँ, तो इसे आप एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे आप तभी बोर्ड एग्जाम में इसको याद करके लिख पाएंगे। इसको देखिए, याद करने का एक ट्रिक है कि याद किए आप 2-3 बार, उसके बाद उसको 2-3 बार लिखिए। अगर लिखेंगे नहीं तो आपका जो है याद ही नहीं होगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में पढ़ने नहीं जाएंगे, लिखने जाएंगे। क्योंकि अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप बोर्ड एग्जाम में साफ से अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो 2-3 पेज रोज़ लिखिए। तो देखिए यहाँ राउल्ट का नियम क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आवेशित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि जो हमारा विलायक है उसमें वाष्पशील विलय मिलाने पर, जो वाष्पशील विलय होता है उसमें मिलाने पर जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब का आवेशित अवनमन विलय जो है मोल प्रभाज की क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, तो बराबर एन ए अपॉन में एन प्लस कैपिटल एन। तो ये आपका जो फार्मूला है वह मोल प्रभाज, यानी कि इसका जो एक सूत्र होता है एन स्मॉल एम प्लस एन बराबर एन, तो इसको हम इस पर रख देंगे। तो आपका पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट अपॉन बराबर एन अपॉन में कैपिटल एन। तो इसका जो फार्मूला होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, अब बराबर में इसका हो जाएगा डब्लू अपॉन में एम गुणे आपका कैपिटल एम अपॉन में डब्लू। तो ये हो जाएगी इसकी सूत्र। अब चलिए इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो इसकी सीमाएं जो हैं देखिए, हमारे इसमें पहला है यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तो जो आपका राउल्ट का नियम है ये वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। और दूसरा है यह तनु विलयन पर भी लागू होता है, ये तनु विलयन पर भी लागू होता है। और तीसरा है ये विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरा है कि विद्युत अपघट्य के विलयन पर ये लागू नहीं होता है। उसके बाद हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण नियम उसे जान लेते हैं। तो चौथा हमारा महत्वपूर्ण नियम है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हेनरी का नियम को जान लेते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी कि यम समानुपाती पी। तो यम बराबर हो जाएगा की एच पी, यानी कि जहाँ पर की एच क्या है हमारा हेनरी नियतांक है, यानी की एच हेनरी नियतांक, और यम क्या है घुली हुई गैस की मात्रा, पी हमारा गैस का दाब, की एच हेनरी का नियतांक। तो ये हमारा हेनरी का नियम है। हेनरी की सीमाएं देख लेते हैं। तो हेनरी की नियम की सीमाएं का पहला है कि निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जो हेनरी की सीमा है वो किस पर, उच्च ताप और निम्न दाब पर ही कार्य करता है। और जो दूसरा है तनु विलयन पर भी लागू होता है। देखिए इसमें भी आपका ये तनु विलयन पर भी लागू होता है। और उसमें था राउल्ट का नियम, उसमें भी आपका तनु विलयन पर भी लागू होता था। और देखिए इसमें जो तीसरा है ये उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं वही क्या हो गए आपके उन्हीं गैसों पर ये लागू होता है हेनरी का नियम। तो चलिए आगे देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण और नियम। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण नियम है वो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो ये भी आप सभी के महत्वपूर्ण नियम है। तो देखिए इसमें आपका 2 नियम है, एक प्रथम नियम एक द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में देखिए विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कोई पदार्थ है डब्लू, उसको जो समानुपाती है किसके आवेश यानी विद्युत प्रवाहित यानी क्यू। तो डब्लू बराबर हो जाएगा जेड आई टी। तो जेड हमारा नियतांक है, जब ये आपका समानुपाती चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर जेड लग जाएगा। और आई टी क्यू बराबर होता है आई टी, तो क्यू के स्थान पर आई टी लिख दिए। और जेड हमारा क्या रासायनिक सेल नियतांक है, तो वही हम कहें कि जेड जो आपका है नियतांक जुड़ जाता है। तो ये हमारा पहला नियम था। अब दूसरा नियम जान लेते हैं। तो दूसरा नियम उसी प्रकार है। तो देखिए यदि विद्युत धारा की समान मात्राओं को भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, देखिए उसमें केवल एक ही विद्युत अपघटित है, इसमें देखिए भिन्न भिन्न है प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के
समानुपाती होते हैं, यानी W1 अनुपाती E और W2 समानुपाती E2, तो हो जाएगा आपका W1 अपान में W2 बराबर E1 अपान में E2। तो यही आपका द्वितीय नियम था। तो मैंने आप सभी को फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताए। तो महत्वपूर्ण नियम भी आपके बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर तो आएंगे नहीं। यह आपके पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण नियम है, 5 नियम थे, मैंने आप सभी को बता दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण टिप्पणी। तो टिप्पणी में आपका जो है ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो उसे देख लेते हैं। तो हमारा चौथा टॉपिक है महत्वपूर्ण टिप्पणी। तो टिप्पणी में हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति क्या होता है उसे जानते हैं। देखिए, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। तो जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। उसी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। तो ब्राउनी गति का क्या कारण होता है, तो कोलाइडी कणों के बीच जो टक्कर होते हैं वही कारण होते हैं कि वह टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। उसके बाद हमारा है ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो कणों का आकार है और विलयन की सांद्रता। तो ये हमारा पहला ब्राउनी गति महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमारा दूसरा है टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार हो सका पूछ सकता है। तो देखिए, कोलाइडी विलयन को अंधेरे कमरे में रखकर, कोई अंधेर कमरा है उसमें कोलाइडी विलयन हम रख देते हैं, तो उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं। उसमें से हम प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। इसी घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को। तो यानी कि किसी कमरे में हम कोलाइडी विलयन को जब रख देते हैं और उसमें कोई प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित करते हैं, तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर, उसकी लंबवत जब देखेंगे हम, तो एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। किस तरह दिखाई देती है, तो वह शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। तो वही घटना जो होती है वही हमारी टिंडल प्रभाव होती है। उसके बाद हमारा जो तीसरा महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो है हमारा बिंदु दोष। तो बिंदु दोष जो हमारा है उसे जानते हैं। देखिए, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा, यानी कि किसी क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल है उसमें जो अवयवी कण हैं वो अपने आदर्श व्यवस्था में और अनियमितता, ये नियमित रूप से नहीं, और विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होती है उसमें, उसी दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो हमारा तीसरा जो महत्वपूर्ण ये टिप्पणी था। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो स्कंदन। तो देखिए, जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े बड़े कण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। यानी कोई कोलाइडी कण है, उस पर कोई आवेश है और उस आवेश पर से हम आवेश को हटा लेते हैं, यानी क्यू को हम क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो जो आपके कोलाइडी कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह एक दूसरे से मिलकर, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, मिलकर संयुक्त होकर, एक दूसरे संयुक्त होकर यानी इकट्ठा होकर बड़े कण का, यानी कि बड़े कण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, स्कंदन कहते हैं। तो ये था हमारा चौथा महत्वपूर्ण टिप्पणी। अब हमारा जो है पांचवा महत्वपूर्ण टिप्पणी उसे जानते हैं। देखिए, पांचवा हमारा है वैद्युत कण संचलन। तो वैद्युत कण संचलन क्या है, देखिए, जब कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करने लगते हैं। यानी कि जब कोलाइडी विलयन में हम किसी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड को, जब आवेशित यानी कि आवेशित इलेक्ट्रोड को हम रखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र जो है आपका, ये वैद्युत क्षेत्र है, उसके प्रभाव में जो कोलाइडी कण हैं, ये जो कोलाइडी कण हैं वो विपरीत है, यानी कि उसको उल्टा
विपरीत यानी विपरीत आवेशित, जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड है उसकी ओर क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाने लगते हैं, उसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन कहते हैं। तो हमारा जो छठा नंबर महत्वपूर्ण अपक्रिया है, टिप्पणी है, वो है अपोहन। तो अपोहन भी आप सभी की बॉडी केमिस्ट्री दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तो जो छठा नंबर है अपोहन, तो इसे जान लेते हैं। देखिए, जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल पे विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। देखिए कितनी आसान भाषा में है, इसे आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, कोई अशुद्ध साल है, उसे अर्धपरगामी क्या झिल्ली है, उसमें भरकर हम एक जल से भरे पात्र में यानी घड़े वड़े में उसको लटका देते हैं। तो जो अशुद्धियाँ हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, जल में विसरित होती हैं, यानी जल की ओर जाती हैं। तो जो शुद्ध साल होता है वो शेष थैली में बच जाता है। जो अर्धपारगम झिल्ली है उसमें क्या होता है, रह जाता है, थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम अपोहन कहते हैं। तो ये था हमारा अपोहन महत्वपूर्ण टिप्पणी। एक टिप्पणी और देखेंगे जो कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है हमारा स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या जो आपका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइडिक की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड साल में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 मिलियन NaCl मिलाने पर इनके होने वाले स्कंदन को रोक देता है, जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइडी है वह mg की वह मात्रा है, क्या मात्रा है, वह मात्रा है, यानी कि इसकी मात्रा है वह mg में, जिसे हम 10 ml गोल्ड साल में यानी 10 मिलीलीटर गोल्ड साल में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो 10% सांद्रता की एक सांद्रता और 1 मिलियन NaCl इन दोनों को मिलाने पर इनके होने वाले जो स्कंदन है उसको क्या कहती है, रोक देती है। स्वर्ण संख्या रोक देती है, यानी जिसे हम स्वर्ण संख्या कहते हैं। यही हमारा महत्वपूर्ण टिप्पणी था। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को पूरे केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया। तो इन टॉपिकों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे तो उन सबको बताया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम अगली वीडियो में आप सभी को महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को बता देंगे, और जो हमारे क्या हैं, प्रयोगशाला विधि हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, और एक हमारा छूट रहा है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन सब को हम एक ही वीडियो में, 1 या 2 वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को बताया। तो अगर वीडियो पसंद है तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।